हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेन्स। तो यूनिट प्लेन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। द यूनिट प्लेन्स आर टू प्लेन्स वन ईच इन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस फॉर विच द लेटरल मैग्निफिकेशन इज यूनिटी एंड पॉजिटिव। तो यूनिट प्लेन्स ऐसे दो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से जो एक प्लेन है वो ऑब्जेक्ट स्पेस में लाई करता है, ठीक है, और जो दूसरा प्लेन है वो इमेज स्पेस में लाई करता है। और उन दोनों प्लेन्स के लिए, यूनिट प्लेन्स के लिए जो लेटरल मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है या फिर पॉजिटिव होती है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ये दो लेंसेज हैं, ठीक है, ये दो लेंसेज हैं, ठीक है। तो ये आपका एक ऑप्टिकल सिस्टम है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी जो आपका लेंस सिस्टम होता है उसकी लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, और राइट में हम हमारी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं और इमेज हमारी राइट में फॉर्म होती है। तो जिस स्पेस में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट स्पेस है। और जिस रीजन में आपकी इमेज फॉर्म होती है उसको हम इमेज स्पेस कहते हैं। तो ये वाला रीजन कौन सा हुआ, आपका इमेज स्पेस हुआ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट प्लेन में लाई करेगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट प्लेन बना लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेन है, ठीक है, और यहाँ आपकी इमेज फॉर्म होगी तो यहाँ हम इमेज प्लेन बना लेते हैं, ये आपका इमेज प्लेन है, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन में यूनिट प्लेन की क्या डेफिनेशन है। यूनिट प्लेन क्या कह रहा है कि यूनिट प्लेन जो है वो दो प्लेन्स होते हैं जिनमें जो एक प्लेन है वो तो ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है और जो दूसरा प्लेन होता है वो इमेज स्पेस में होता है, ठीक है। तो एक हम यूनिट प्लेन बना लेते हैं जो कि यहाँ होगा ऑब्जेक्ट स्पेस में, ये आपका यूनिट प्लेन है। यहाँ आप लिखोगे फर्स्ट यूनिट प्लेन, और सेकंड यूनिट प्लेन आपका कहाँ होता है, इमेज स्पेस में। तो ये आपकी इमेज स्पेस है पूरी, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, दूसरा यूनिट प्लेन बनाएंगे, सेकंड यूनिट प्लेन। ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेन है और ये आपका इमेज प्लेन है। अब देखिए यूनिट प्लेन क्या होते हैं जिनके लिए लेटरल मैग्निफिकेशन क्या हो, यूनिटी हो, ठीक है ना। एक तो ये दो प्लेन्स होते हैं जो एक तो ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है और दूसरा इमेज स्पेस में होता है। और इन दोनों प्लेन्स के लिए जो लेटरल मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है। लेटरल मैग्निफिकेशन यूनिटी होने का क्या मतलब है कि अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे इस यूनिट प्लेन में से निकल रही है, ठीक है, इमर्ज हो रही है, ठीक है, इस यूनिट प्लेन में से इमर्ज हो रही है और वो सेकंड प्लेन से निकल रही है, सेकंड यूनिट प्लेन से निकल रही है, ठीक है, ये सेकंड यूनिट प्लेन है, इससे ये रे निकल रही है। तो वो उसी हाइट पर निकलेगी जिस हाइट पर ये रे इमर्ज हो रही थी इस यूनिट प्लेन से, ठीक है। जिस हाइट पर ये रे इस यूनिट प्लेन से इमर्ज हो रही थी उसी हाइट पर इस यूनिट प्लेन से रे निकलेगी, ठीक है। ये मतलब होता है लेटरल मैग्निफिकेशन की यूनिटी या पॉजिटिव होने का। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लेन है, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है इस लेंस से वो हम मान लेते हैं ये d1 है, और इसका जो डिस्टेंस है इस इमेज प्लेन का इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं वो क्या है, d2 है। अब देखिए जो आपका ये यूनिट प्लेन है ना, इसका जो डिस्टेंस है इस लेंस से वो हम du1 मान लेते हैं, और इस यूनिट प्लेन का इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो हम du2 मान लेते हैं। और जो ये ऑब्जेक्ट प्लेन है इसका डिस्टेंस फर्स्ट यूनिट प्लेन से हम u मान लेते हैं, और जो ये इमेज प्लेन है, ठीक है, ये इमेज प्लेन इसका डिस्टेंस इस सेकंड यूनिट प्लेन से हम v मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इस du1 और du2 की वैल्यू निकालनी है कि जो ये यूनिट प्लेन्स हैं, ये फर्स्ट यूनिट प्लेन और ये जो ये सेकंड यूनिट प्लेन है, इनका डिस्टेंस इस लेंस से कितना है, इस यूनिट प्लेन का यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है और इस यूनिट प्लेन का यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें निकालना है। तो du1 और du2 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले आप ये लिख लेना, लेट du1 एंड du2 बी द डिस्टेंसेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट प्लेन्स फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज। जो du1 है और du2 है डिस्टेंसेज हैं फर्स्ट प्लेन और सेकंड यूनिट प्लेन से कहाँ तक, इन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज तक।
अब देखिए, जब आपने मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम वाली वीडियो देखी थी, जिसमें हमने किसी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए मैग्नीफिकेशन को निकाला था, वो आपकी इस चैप्टर की 6th वीडियो थी। उस वीडियो में हमने मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला आपके पास क्या था? m इज इक्वल्स टू c माइनस ए डी टू। ठीक है, आपके पास एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये आया था c माइनस ए डी टू। और एक फॉर्मूला आपके पास मैग्नीफिकेशन का, उसमें मैंने आपको एक और बताया था, वो था m इज इक्वल्स टू 1/b प्लस ए डी वन। ठीक है, ये हमने दो फॉर्मूलाज देखे थे मैग्नीफिकेशन के, ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम के लिए। इन दोनों फॉर्मूलाज का ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ जो ये D2 था और जो ये D1 है, ठीक है, D2 और D1 क्या थे? D2 था आपका डिस्टेंस इमेज का, ठीक है, डिस्टेंस इमेज का फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मान लेते हैं कि ये आपका जो सेकंड यूनिट प्लेन है ये इमेज है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना है? DU2 है, ठीक है। तो यहाँ हम D2 की जगह क्या पुट करेंगे? DU2। और D1 क्या था? D1 था आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। तो जो हम ऑब्जेक्ट इस फर्स्ट यूनिट प्लेन को मान लें, तो यहाँ हम D1 की जगह क्या पुट करेंगे? DU1, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट यूनिट प्लेन है, ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से DU1 डिस्टेंस पर है। अब इन दोनों फॉर्मूले से आपके पास क्या आ रहा है? c माइनस ए डी टू किसके इक्वल है? 1/b प्लस ए डी वन के इक्वल है, ठीक है, यही आ रहा है, क्योंकि ये भी मैग्नीफिकेशन है, ये भी मैग्नीफिकेशन है ऑप्टिकल सिस्टम की। बस ये इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में है और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म्स में है, ठीक है तो मैग्नीफिकेशन ही ना, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? c माइनस ए डी टू की जगह मैं क्या पुट करूँगा? DU2। तो DU2 इज इक्वल्स टू 1/b प्लस ए D1 की जगह क्या पुट करूँगा? DU1। तो DU1 ये आपका किसका फॉर्मूला है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, किसी ऑप्टिकल सिस्टम की। अब देखिए, हमने ये मैग्नीफिकेशन इसको फर्स्ट यूनिट प्लेन को ऑब्जेक्ट मानते हुए लिखी है और सेकंड यूनिट प्लेन को हमने इमेज मानते हुए ये मैग्नीफिकेशन लिखी है, ठीक है। और इन दोनों के लिए फर्स्ट यूनिट प्लेन और सेकंड यूनिट प्लेन के लिए आपके पास जो मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है? 1 होती है। यही तो डेफिनेशन है यूनिट प्लेन्स की। तो यूनिट प्लेन्स आर टू प्लेन्स, वन ईच इन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज स्पेस फॉर विच द लेटरल मैग्नीफिकेशन इज यूनिटी एंड पॉजिटिव। मतलब मैग्नीफिकेशन या तो यूनिटी होगी या पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब हम इसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या है आपकी? 1 के इक्वल है, यूनिटी है यूनिट प्लेन्स के लिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? एक तो आपकी ये वाली टर्म 1 के इक्वल आ गई, 1/b प्लस ए डी यू वन, ठीक है, और एक आपकी c माइनस ए डी यू टू 1 के इक्वल आ गई, ठीक है। यहाँ से मैं DU1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा b प्लस ए डी यू वन इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और ये आ जाएगा c माइनस ए डी यू टू इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। इसको मैं बस ऊपर ले गया, तो ये इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से मैं DU1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो DU1 क्या आ जाएगा? DU1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी अपॉन में ए, और यहाँ से DU2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस सी अपॉन में ए, ठीक है, और यहाँ DU2 के आगे भी माइनस लगा था ना, ये भी है। अब ये माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ, तो क्या बन जाएगा? ये c माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है, माइनस उधर चला गया तो इसके आगे माइनस आ गया, इसके आगे प्लस आ गया, तो ये c माइनस 1 लिख दिया मैंने इसको। तो ये आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब आप डायग्राम से देखिए, डायग्राम से अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेन का डिस्टेंस देखो, जिसको हम कैपिटल D1 से लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ कैपिटल D1 किसके इक्वल है? DU1 प्लस U के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस DU1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? DU1 प्लस U। इसका मतलब D1 की वैल्यू क्या आ गई? DU1 प्लस U। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम फिगर D1 किसके इक्वल है? U प्लस DU1 के इक्वल है, ठीक है। और D2 भी आप देख सकते हो, ये पूरा कंप्लीट क्या है? D2 है, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा? DU2 प्लस V के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस DU2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस V है, तो हम D2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? V प्लस DU
2 के इक्वल लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए इक्वेशन में 1 से देखिए, फ्रॉम 1 du1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी अपॉन ए है, तो d1 क्या आ जाएगा, u प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सिमिलरली d2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, v प्लस du2 की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, c माइनस 1 अपॉन ए, तो यहाँ लिख देंगे c माइनस 1 अपॉन ए, तो यहाँ लिखना फ्रॉम 2। जो ये इक्वेशन है इसको आप थर्ड मान लो और इस इक्वेशन को आप फोर्थ मान लो। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन का यूज़ करेंगे। जब आपने मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम वाली वीडियो देखी थी, उसमें हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था। ठीक है, एक रिलेशन देखा था जिसको मैंने आपको कहा था कि आपको वो याद करना है, आगे आपको यूज़ होगा। ठीक है, वो रिलेशन क्या था आपके पास, b/d2 माइनस d प्लस a/d1 माइनस c/d1 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन था ना आपका, b/d2 माइनस d प्लस a/d1 इंटू d2 माइनस c/d1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैंने कहा था आपको याद रखना है। 6th वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया था ये रिलेशन। ठीक है, ये कैसे आया था वो भी हमने देखा था। वही नो, ये वाला रिलेशन हमें पता है, इसको मैं 5th इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इस रिलेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे, इसको मैं 5th इक्वेशन मान रहा हूँ। तो हमारे पास ये रिलेशन था। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, काम करते हैं, जो d2 वाली टर्म्स हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ एक d2 है, एक यहाँ d2 है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं लिख लेता हूँ, b/d2 प्लस a/d1 d2 इज इक्वल्स टू में जो ये नेगेटिव वाली टर्म्स है हम उधर इनको उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा d प्लस c/d1। यहाँ से मैं d2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो d2 को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा b प्लस a/d1 इज इक्वल्स टू में d प्लस c/d1। ठीक है, d2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, d प्लस c/d1 अपॉन में b प्लस a/d1, इसको मैं नीचे ले गया, तो ये आपके पास आ गई d2 की वैल्यू। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ जो d2 है, ठीक है, और d1 है, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये वाली, थर्ड एंड फोर्थ। हमने d1 और d2 की वैल्यूज़ को निकाला था ना, इसको हम वहाँ पुट कर देते हैं। d1 की वैल्यू क्या है, u प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए, और d2 की वैल्यू क्या है, v प्लस c माइनस 1 अपॉन ए, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पुटिंग 3 4 इन 6, इसको हमने 6th इक्वेशन मान लिया। ठीक है, तो 6 में हम इसको पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v प्लस c माइनस 1 अपॉन ए, d2 की वैल्यू क्या थी, v प्लस c माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू d प्लस c, d1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, u प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए थी, अपॉन में b प्लस a। ठीक है, और यहाँ फिर से d1 की वैल्यू u प्लस 1 माइनस बी अपॉन में a थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। एक काम करते हैं, v को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, और जो ये c माइनस 1 अपॉन ए है, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा d प्लस सी u प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए अपॉन में b प्लस a u प्लस 1 माइनस बी अपॉन ए माइनस c माइनस 1 अपॉन ए, c माइनस 1 अपॉन ए को हम इधर ले गए। ठीक है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये वाली टर्म है, ठीक है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ये a, तो ये आ जाएगा AD प्लस C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो CU हो जाएगा। ठीक है, और ये A इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ACU प्लस C माइनस CB अपॉन में A आ गया। ठीक है, मैंने ये C को साथ के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी किया है और A का एलसीएम भी लिया यहाँ। अगर आपको ये एलसीएम नहीं समझ आया तो मैं इसका एलसीएम लेके भी बताता हूँ, यहाँ भी हमें नीचे भी तो एलसीएम लेना है ना, तो इसका एलसीएम लेके समझा देता हूँ। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये b प्लस ए यू प्लस ए माइनस बी और इसके नीचे a। ठीक है, a को मैंने इसके साथ करा और a को इस टर्म के साथ करा, जैसे यहाँ c को करा था अंदर। ठीक है, आगे क्या करेंगे, a का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, पूरे के नीचे में a, ठीक है, और जिसके नीचे a नहीं है उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b के साथ a नहीं था तो a b कर दिया। ठीक है, यहाँ a u बन गया था मल्टीप्लाई होने के बाद, तो इसके नीचे a नहीं था तो इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 1 माइनस बी अपॉन ए के नीचे a था तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं किया a को। ठीक है, ऐसे माइनस c माइनस 1 अपॉन में a, ये a से ये a कट गया तो आपके पास v क्या आ गया, AD प्लस ACU प्लस C माइनस CB अपॉन में AB प्लस A स्क्वायर U प्लस A माइनस B
इज माइनस में c माइनस 1 अपॉन में a। आगे यहाँ ना a अंदर मल्टीप्लाई हुआ था तो ये a भी बनेगा, तो यहाँ a भी आएगा, ठीक है, और यहाँ भी फिर a भी आएगा। अब देखिए ये a b से a भी कट गया, ये माइनस का a भी था, ये प्लस का a भी था, तो आपके पास क्या बचा, v इक्वल्स टू ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी अपॉन में ए स्क्र यू प्लस ए बचा माइनस सी माइनस 1 अपॉन ए। अब तो हमारे पास ये टर्म आ चुकी थी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से a को कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी एज इट इज़, ठीक है, अपॉन में इन दोनों टर्म में से a को कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस ए यू माइनस सी माइनस 1 अपॉन ए। अब क्या कर देते हैं, एल्सियम ले लेते हैं, ठीक है, तो एल्सियम ले लेते हैं। तो देखिए जो एल्सियम कैसे लेते हैं, जो सेम है उनको हमने एक बार ही लिखा, ठीक है, a और a आपके पास सेम है ना दोनों के डिनोमिनेटर में, तो उसको एक बार ही लिखा, और जो अलग है उसको साथ में लिख दिया। अलग क्या है, 1 प्लस ए यू, 1 प्लस ए यू हमने साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एल्सियम लेना है, एल्सियम कैसे लेते हैं, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म से। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, ये से कट जाएगा, ठीक है, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी माइनस में। अब ये वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, तो जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ए से ए कट गया, बचा क्या, 1 प्लस ए यू, इसको हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस ए यू इंटू में c माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। हम दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को भी, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस ए सी यू प्लस सी माइनस सी बी। 1 को c से करोगे तो आ जाएगा c, 1 को माइनस 1 से करोगे तो माइनस 1, ए यू को c से करोगे तो प्लस ए यू सी, ए यू को माइनस 1 से करोगे तो माइनस ए यू, ठीक है, अपॉन में ए 1 प्लस ए यू एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ, माइनस प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ए सी यू है, ये भी क्या है, ए सी यू है, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। सिमिलरली यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का सी है, तो ये सी से ये सी भी कट गया, तो आपके पास वी की क्या वैल्यू बची, ए डी, ठीक है, माइनस ये क्या है, सी बी है, सी बी ए डी माइनस सी बी, और क्या बचा, प्लस 1 प्लस ए यू अपॉन में ए 1 प्लस ए यू, ठीक है, ये बचा। अब देखिए आपकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूँ, आपकी 7th इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आपकी सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, वी नो सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, बी माइनस डी माइनस ए माइनस सी। आपको ये भी पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है सिस्टम मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, सिस्टम मैट्रिक्स का 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बी सी, ठीक है, बी सी माइनस ए डी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया इस सिस्टम मैट्रिक्स का, बी सी बी इंटू सी, ठीक है, माइनस डी इंटू ए या ए डी, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऐसे तो लेते हैं, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। डिटर्मिनेंट फिर से बता देता हूँ हम कैसे लेते हैं, जैसे कि आपके पास 2 नंबर्स हैं 2 4 1 1, ठीक है, ये मतलब कि जैसे कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी हम मतलब कि डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, आपको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, इसको इसके साथ -4, तो ये आ जाएगा -2, ऐसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। सिमिलरली इसका डिटर्मिनेंट भी हमने ऐसे लिया है, बी सी माइनस ए डी आ गया, और हमें पता है कि ये तो 1 के इक्वल ही होगा क्योंकि सिस्टम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल ही होता है, तो यहाँ से बी सी माइनस ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, इसको मैं 8th इक्वेशन मान लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, ए डी माइनस सी बी है, यहाँ हम माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें तो बी सी माइनस ए डी की वैल्यू चाहिए ना, तो बी सी माइनस ए डी की वैल्यू 1 है। यहाँ तो पहले क्या था, ए डी माइनस बी सी था, हमें बी सी माइनस ए डी चाहिए थे, इसलिए हमें यहाँ से माइनस को कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो माइनस को कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो गए, तो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा और आगे माइनस आएगा, ठीक है, आगे क्या आ गया, माइनस आ गया, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे माइनस था, उस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू क्या थी, 1 थी, उसके आगे हमने माइनस कर दिया। अब ये 1 से 1 कट के आपके पास क्या बचा, ए यू अपॉन ए इंटू में 1 प्लस ए यू, ये टर्म बची, ठीक है, ए से ए कट गया तो वी की वैल्यू क्या आ गई, यू अपॉन 1 प्लस ए यू आ गई। यहाँ से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं,
कैसे करेंगे, ईस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, v इंटू में 1 प्लस ए यू इज इक्वल्स टू में u, ठीक है। v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा v प्लस वी ए यू इज इक्वल्स टू में u आ गया। अब वी ए यू इज इक्वल्स टू u माइनस वी को मैं उधर ले गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में a इज इक्वल्स टू u माइनस वी अपॉन में ए यू वी हो गया, ठीक है। यू वी मैंने एक वैल्यू निकाल ली। अब इस यू वी को मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ, तो u अपॉन यू वी माइनस वी अपॉन यू वी, u से u कट गया, v से v कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो आपका लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेंस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। और लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू, ठीक है ना। तो 1 अपॉन एफ किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एफ आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो आपका जो ये ए एलिमेंट होता है, ए किसका एलिमेंट है, सिस्टम मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम डिस्टेंसेस को यूनिट प्लेन से मेजर करते हैं, अगर हम डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करते हैं, दो यूनिट प्लेन से मेजर करते हैं, तो आपका जो ये एलिमेंट होगा ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा फोकल लेंथ के, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एफ आ गई। तो यहाँ हमने इस डायग्राम में डिस्टेंसेस कहाँ से लिए थे, इन यूनिट प्लेन से लिए थे, ठीक है। जो ये यूनिट प्लेन था, फर्स्ट यूनिट प्लेन, वो वाला डिस्टेंस लिया था हमने du1 और ये वाला डिस्टेंस लिया था du2, और इनकी हेल्प से हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया है। वो रिजल्ट क्या है कि जो a होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन एफ के, ठीक है, सिस्टम मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है ना, तो 1 अपॉन एफ के इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के। अब हमें तो du1 और du2 की वैल्यूज़ को निकालना है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक थिक लेंस है, ठीक है, ये एक थिक लेंस है। और थिक लेंस के लिए आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। हमने सिस्टम मैट्रिक्स जिसमें ड्राइव की थी थिक लेंस और थिन लेंस के लिए, उसमें थिक लेंस की भी एक सिस्टम मैट्रिक्स थी, ठीक है। तो वो थिक लेंस के लिए जो सिस्टम मैट्रिक्स आई थी उसको हम लिखते हैं। तो क्या थी आपकी थिक लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स, वो थी एस इज इक्वल्स टू, आपको ये याद रखनी पड़ेगी ये सिस्टम मैट्रिक्स, ये थी आपके पास वो सिस्टम मैट्रिक्स थिक लेंस के लिए, 1 माइनस पी टू टी अपॉन म्यू माइनस पी वन माइनस पी टू 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू पी वन टी अपॉन म्यू 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में पी वन, ठीक है। जब आपने सिस्टम मैट्रिक्स फॉर अ थिक लेंस वाली वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ये सिस्टम मैट्रिक्स को ड्राइव किया था, ठीक है। और हमारे पास एक सिस्टम मैट्रिक्स की और डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है, वो ये डेफिनेशन होती है b माइनस ए माइनस डी और c। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि सिस्टमैटिक इसके इक्वल भी होती है और जनरल में एक सिस्टम मैट्रिक्स ये होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम दो मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस पी टू टी अपॉन में म्यू, ठीक है। और a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी p1 प्लस p2 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में p1, ठीक है। ये a माइनस का था ना और ये दोनों माइनस के थे, तो दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ प्लस आ गया। d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस टी अपॉन म्यू, माइनस डी था ना तो माइनस मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया तो इसके आगे माइनस आ गया। सिमिलरली c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में p1, ठीक है। तो ये थिक लेंस के लिए आपके पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई, ठीक है। और जो सिस्टम मैट्रिक्स के अंदर जो ये ए बी सी डी होते हैं ना, इनको हम गॉसियन कांस्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गॉसियन कांस्टेंट्स की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए हमें मेजर क्या करना है, हमें तो मेजर करना है ये du1 और du2 की वैल्यू को, ठीक है। ये डिस्टेंसेस कितने हैं इनके लिए मतलब कि फॉर्मूला ड्राइव करना है इन दोनों वैल्यूज़ के लिए। तो आप यहाँ इक्वेशन में 1 से देख सकते हो du1 की वैल्यू हमने क्या लिखी है, du1 इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन ए लिखी है, और du2 की वैल्यू क्या लिखी है, c माइनस 1 अपॉन ए लिखी है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 du1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी अपॉन ए है। तो यहाँ
बी और ए की वैल्यू हमें पता है, जो हमने यहाँ से निकाल ली है, वो बी और ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी टू इंटू में टी अपॉन म्यू, ठीक है। बी की वैल्यू आपके पास यही थी ना, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है P1 प्लस P2 इंटू में 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में P1। तो ये आपकी DU1 की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये +1 है, ये -1 है, तो -1 से +1 कट गया, तो आपके पास क्या बचा P2T, और जो यहाँ अपॉन में म्यू बचा, इस म्यू को मैं यहाँ ले जाता हूँ। तो म्यू इंटू में P1 प्लस P2 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में P1, ये आपकी DU1 की वैल्यू है। नेक्स्ट हम DU2 की वैल्यू को देखते हैं। DU2 की वैल्यू को, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 9th इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखिए DU2 की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 DU2 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो थी आपके पास C-1 अपॉन में A। तो यहाँ मैं C और A की वैल्यू को पुट कर देता हूँ, जो हमने यहाँ से निकाल ली है इस सिस्टमैटिक्स की हेल्प से। C की वैल्यू ये है और A की वैल्यू क्या है, ये है। तो C की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस टी अपॉन में म्यू इंटू में P1 माइनस में 1 अपॉन में A की वैल्यू क्या है P1 प्लस P2, ठीक है। ये देखिए A की वैल्यू इंटू में 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में P1, ठीक है। ये 1 से 1 कट गया, तो आपके पास क्या आई DU2 की वैल्यू, वो आ गई 1 से तो 1 कट गया, तो यहाँ बचेगा माइनस टी P1, ठीक है, अपॉन में इस म्यू को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो म्यू P1 प्लस P2 1 माइनस टी अपॉन म्यू इंटू में P1। तो इसको मैं मान लेता हूँ 10th इक्वेशन। अब देखिए अगर आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो आपका हमने थिक लेंस लिया है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो थिक लेंस है वो डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, दोनों तरफ से वो कन्वेक्स है, दोनों तरफ से वो क्या है, कन्वेक्स है। तो ऐसे केस में जो आपके दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस होते हैं ना, दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस, यहाँ डायग्राम से देखिए आपके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस कौन से हैं, एक सरफेस तो ये है और एक सरफेस ये है, ठीक है। ये दोनों जो सरफेसिस हैं ये दोनों क्या हैं, कन्वेक्स हैं, ठीक है, बाहर को निकले हुए हैं। तो डबल कन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो जे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, तो यहाँ जो R1 और R2 होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर थिक डबल कन्वेक्स लेंस आपके जो R1 होगा वो R2 के इक्वल होगा, और इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका R के इक्वल है, ये दोनों किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 9th और 10th में देखिए, 9th में आप देख सकते हो कि DU1 किसके इक्वल है, P2T अपॉन म्यू इंटू P1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस टी बाई म्यू P1। यहाँ आप देख सकते हो P2 है और P1 है, और DU2 में भी आप देख सकते हो DU2 की वैल्यू में भी P1 है और P2 है। अब हम क्या करते हैं, जो ये P1 और P2 की वैल्यूज़ को निकालते हैं और इस 9th और 10th इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। हमें जो DU1 और DU2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो P1 और P2 की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए जनरल में आपका P क्या होता है वो देखते हैं। P आपका होता है रिफ्रैक्टिंग पावर, ठीक है, P को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग पावर। P और इसकी वैल्यू क्या होती है, P2 और इसकी वैल्यू क्या होती है, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। μ2 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है, ठीक है। μ1 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से लाइट आ रही है, ठीक है, रिफ्रैक्शन से पहले जिस मीडियम में लाइट थी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और R क्या होता है, जिस की हम रिफ्रैक्टिंग पावर निकाल रहे हैं, ठीक है, जिस लेंस की हम रिफ्रैक्टिंग पावर निकाल रहे हैं, या आप कह सकते हो कि जिस सरफेस की हम रिफ्रैक्टिंग पावर निकाल रहे हैं उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो आपका ये लेंस था ना, ठीक है, इस लेंस का जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, लेंस का जो ये वाला सरफेस है, इसका जो रिफ्रैक्टिंग पावर है वो है P1, ठीक है, और जो ये वाला सरफेस है इसकी जो रिफ्रैक्टिंग पावर है, ठीक है, उसको हम P2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम P1 की वैल्यू को निकाल लेंगे और P2 की वैल्यू को निकाल लेंगे।
और इस इक्वेशन नंबर 9 और 10 में पुट कर देंगे। तो देखिए P1 की वैल्यू क्या आएगी, क्या होता है P, μ2 माइनस μ1 अपॉन में R, ठीक है। μ2 क्या है, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन के बाद लाइट गई है। तो देखिए P1 हम ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे मतलब कि इस सरफेस से पहले रिफ्रैक्शन होगी, तो इसकी हमें रिफ्रैक्टिंग पावर निकालनी है। तो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कौन सी मीडियम में जाएगी, इस मीडियम में जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद कौन सी मीडियम में जाएगी, इस मीडियम के अंदर जाएगी। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं क्या है, म्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू माइनस में म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से लाइट आ रही है। तो देखिए लाइट रिफ्रैक्शन से पहले कौन सी मीडियम में थी, इस मीडियम में थी, और इसको ये आप जो मान के चलिए ये एयर मीडियम है, तो एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम 1 पुट कर देंगे अपॉन में R, ठीक है। R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस लेंस के लिए, ठीक है। R क्या है, इस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वैसे तो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमने R1 माना है, ठीक है, बट R1 किसके इक्वल है, R के इक्वल ही तो है, तो इसलिए मैंने यहाँ R ही डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 किसका रिफ्रैक्टिंग मतलब कि किसकी रिफ्रैक्टिंग पावर है, कौन से सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग पावर है, इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग पावर है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास μ2 क्या आ जाएगा, μ2 क्या आ जाएगा, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट कौन से मीडियम में गई है, इस मीडियम में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जे मान लें कि 1 है, ठीक है, मतलब कि इसको एयर मीडियम में मान के चल लें, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, μ2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। माइनस रिफ्रैक्शन से पहले वो कौन से मीडियम में थी लाइट, इस मीडियम में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, अपॉन में क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, और इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 मानना है हमने, ठीक है। और R2 के किसका इक्वल है, R के इक्वल है, तो यहाँ मैं R ही लिख रहा हूँ। तो P1 की वैल्यू ये आ गई, P2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। जो ये P1 और P2 की वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 ये वाली इक्वेशन और 10 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास 9th इक्वेशन ये थी, 10th इक्वेशन ये थी, मतलब कि du1 की वैल्यू ये, du2 की ये, और हमने P1 की वैल्यू ये निकाली थी और P2 की वैल्यू ये निकाली थी। एक काम करते हैं, ये जो P2 की वैल्यू है ना, इसको इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन में R आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा ही बन गया, बस हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या लिखोगे, पुटिंग 11th एंड 12th इन 9th एंड 10th, 12th इसको मान लेते हैं, तो 11th और 12th इक्वेशन को 9th और 10th में पुट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, du1 इज इक्वल्स टू P2 की जगह आपने क्या पुट किया, म्यू माइनस 1 अपॉन R, तो म्यू माइनस 1 अपॉन में R इंटू में T, ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूँ, अपॉन में म्यू इंटू में P1 और P2 की जगह फिर से म्यू माइनस 1 अपॉन R प्लस म्यू माइनस 1 अपॉन में R इंटू में 1 माइनस T अपॉन म्यू इंटू में P1 की जगह फिर से म्यू माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। ये du1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ भी म्यू माइनस 1 अपॉन R है और यहाँ भी म्यू माइनस 1 अपॉन R है, ठीक है। और ये वाली पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ से म्यू माइनस 1 अपॉन R और म्यू माइनस 1 अपॉन R को कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू माइनस 1 अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ T बचेगा अपॉन में म्यू, ये वाला म्यू बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 माइनस T अपॉन म्यू इंटू में म्यू माइनस 1 अपॉन में R, ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ T के साथ ये भी तो था सच है, म्यू माइनस 1 अपॉन R, तो म्यू माइनस 1 अपॉन में R। अब ये म्यू माइनस 1 अपॉन R ये ऊपर है, ठीक है। और ये जो म्यू माइनस 1 अपॉन R था ये हमने नीचे से कॉमन लिया है, यहाँ से कॉमन लिया ना, यहाँ से, तो ये नीचे आएगा, तो ये इससे कट गया, तो आपके पास बचा क्या, T अपॉन म्यू 1 प्लस 1 माइनस T अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन में R बचेगा, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसको मैं 2 ही लिख देता हूँ, तो 2 माइनस T अपॉन म्यू इंटू में म्यू माइनस 1 अपॉन में R। तो ये आपके पास क्या आ गया, T अपॉन म्यू इंटू में 2 माइनस T इंटू म्यू माइनस 1
अपॉन म्यू आर, ये आ गया। अब देखिए यहाँ ना हम जो ये मान के चलते हैं कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, थिकनेस के कंपैरिजन में, लेंस की थिकनेस के कंपैरिजन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो टी जे छोटा है, ठीक है, छोटा होता जाएगा तो आर जो है वो बढ़ता जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और बड़ा होता जाएगा। तो अगर आर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये जो पूरी टर्म है ये बहुत ज़्यादा छोटी होगी, ठीक है ना, जो आर बहुत ज़्यादा बड़ा है टी के कंपैरिजन में, तो ये जो पूरी टर्म है ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस टर्म को पूरे को नेगलेक्ट ही कर देते हैं। तो आपके पास बचेगा क्या, टी अपॉन 2 म्यू, ठीक है। तो ये आपकी du1 की वैल्यू होगी क्या है, टी अपॉन 2 म्यू। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, अब आपको ये P1 और P2 की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 10th में पुट करना है। जब आप इक्वेशन नंबर 10th में पुट करोगे तो आपके पास du की एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होगी, du2 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 2 म्यू, ठीक है, बस आगे माइनस लग जाएगा, तो ये आपकी du2 की वैल्यू होगी। तो ये था आपकी du1 की वैल्यू और du2 की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट प्लेन क्या होते हैं और वो लेंस से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट प्लेन होता है वो लेंस से इतने डिस्टेंस पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट यूनिट प्लेन है, ठीक है, du1 क्या था, फर्स्ट यूनिट प्लेन का डिस्टेंस था ना लेंस से, तो जो फर्स्ट यूनिट प्लेन है वो लेंस के राइट में होता है, ठीक है। जो फर्स्ट लेंस है ना आपका, ये वाला जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जहाँ फर्स्ट लेंस है, इसके लेफ्ट में होता है, सॉरी राइट में होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ यूनिट प्लेन होता है फर्स्ट यूनिट प्लेन, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव आ रही है, तो और जो पॉजिटिव डिस्टेंसेस होते हैं वो राइट में होते हैं, तो इस लेंस के राइट में होगा, और जो सेकंड यूनिट प्लेन होगा वो इस लेंस के लेफ्ट में होगा, ठीक है, इस लेंस के लेफ्ट में होगा, इसलिए ये पॉजिटिव आया, सॉरी नेगेटिव आया, ठीक है, लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं ना, इसलिए ये यूनिट प्लेन लेंस के यहाँ होगा और जो ये यूनिट प्लेन है ये यहाँ होगा, ठीक है। तो यही था आपका यूनिट प्लेन्स के बारे में। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नोडल प्लेन्स।